तो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं, फिर सीधा क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिसका एक फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हमें नजर आता है, एक मैग्नेटिज्म के फॉर्म में। और ये सब चीजें तो खैर हम सब डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर पढ़ते टाइम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट सीधा इलेक्ट्रिसिटी एंटर करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तीन मेजर टाइप ऑफ चेंजेस होते हैं। तो पहला हीटिंग इफेक्ट, किसी भी चीज से अगर इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो उसमें हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। दूसरा केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट इस सेंस में कि अगर आप किसी लिक्विड से खास तौर पे जब करंट आप फ्लो कराते हैं तो वो लिक्विड के अंदर जो भी चीजें हैं वो आयंस अगर उसमें हैं तो पॉजिटिव आयंस नेगेटिव टर्मिनल से चिपक जाएंगे और जो नेगेटिव आयंस हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इलेक्ट्रिसिटी के जैसे ही इलेक्ट्रोड्स आप डालेंगे तो अलग अलग आयंस अलग अलग इलेक्ट्रोड्स में चले जाएंगे। इसके चलते वो जो भी सोल्यूशन है उसमें केमिकल चेंज आएगा। इसके भी सब हम डेमोन्स्ट्रेशंस देख चुके हैं अलग अलग लेवल पे। और तीसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, कि किसी भी चीज से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, किसी भी वायर से किसी भी चीज से, तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जरूर इंड्यूस होती है। और ये चीज तो हमने देखा ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए ही, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। और इसी के जरिए ये जो ओवरलैपिंग है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म बना, मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बना, ये ओवरलैपिंग की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काम कर पाती हैं। ठीक है, तो यहां ये तीन तरह के बेसिक इफेक्ट्स हो गए और जिन सारे इफेक्ट्स को हमने देखा भी है। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जैसे हमें नजर आता है किसी भी चार्ज पार्टिकल से, जैसे पॉजिटिवली चार्ज है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। दूसरा आप रख दें चार्ज पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर की तरफ लेता है। तो जहां जहां पे भी, और एक और चीज, ये जो स्पेस है, ये स्पेस हमेशा इसमें ये मतलब कह लीजिए कि मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज क्या होगा, ये स्पेस की प्रॉपर्टी है। अगर कहीं पे मैग्नेटिज्म नहीं है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वहां पे जीरो है, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेस की प्रॉपर्टी है। तो ये हमने देखा कि पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव चार्जेस में एंटर करती है। तो डिपेंड करता है कि कैसे चार्जेस रखें, दो नेगेटिव रखें तो किस तरीके से मैग्नेटिक ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी क्रिएट होगी। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जैसे हमें नजर आते हैं। दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं तो किस तरीके से दोनों से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और इक्वल है तो थोड़ा सिमेट्रिकल सा हिसाब बन रहा है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो वो कैसा सा बन रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स यहाँ पे जैसे मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। किस सेंस में कि दो पास पास की लाइंस हैं तो यहाँ पे ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लाइंस दूर दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड कम है। यहाँ पे पास सब इक्वल डिस्टेंस पे है तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है। यहाँ पे है जाके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गए। अब यहीं पे आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट, कि मान लीजिए कोई चार्ज है तो इसका एक फील्ड है, इस फील्ड में आप दूसरे चार्ज को अगर लाके रखना चाहो यहां पे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। और ये जितना वर्क आपको करना पड़ेगा, यही चीज आप कह लीजिए उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल, किसी भी जगह पे पोटेंशियल क्या है, कितना वर्क आपको करना पड़ेगा कितने बड़े चार्ज को वहां लाने के लिए। और इसके हम क्वेश्चंस कर भी चुके हैं, अभी आगे रिवीजन में फिर से करेंगे। ठीक है, तो ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, कितना वर्क आपको करना पड़ेगा कितने बड़े चार्ज को किसी जगह पे लाने के लिए, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इंफिनिटी का मतलब ये जो क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू, इसके पहुंच से बाहर सब कुछ इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब ये नहीं है कि वो अनंत दूरी पे, इसकी पहुंच से बाहर। और यहीं से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी कंसेप्ट आता है। दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। ठीक है, ये जैसे हमें नजर आता है। और करंट फ्लो करता है फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर।
मूवमेंट ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिवली चार्ज है तो नीचे की तरफ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज है तो ऊपर की तरफ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये हायर पोटेंशियल है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट लोअर पोटेंशियल। तो किस तरीके से इनका मूवमेंट होता है। इसके बाद अब इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर शुरू करते हैं। यहां से आपका चैप्टर का मेन टेक्स्ट शुरू होता है। खैर मेन टेक्स्ट तो ये भी था, पोटेंशियल वाला जो चीज है। अब यहाँ ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ में हम देखते हैं कोई सर्किट हमने बना दिया, तो जितना हम पोटेंशियल देंगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो V इज प्रोपोर्शनल टू R, और प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं तो एक चीज आती कैपिटल R जो कि हो जाता है रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू IR, ऐसा सा कुछ बनेगा। V इज प्रोपोर्शनल टू I और प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, तो तीन चीजें हैं। तीन चीजों में दो दी रहेंगी, एक पूछी जाएगी। एक तरह के ओमिक डिवाइसेस जहां पे V और I का ग्राफ जो है वो कांस्टेंट है, जितना V बढ़ाएंगे उतना ही करंट भी बढ़ेगा, तो एक कांस्टेंट ग्राफ। और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जहां पे कांस्टेंट नहीं होता, कि आप V बढ़ाते जाएं थोड़े टाइम, मतलब V बढ़ा रहे हैं I बढ़ रहा है, फिर से V बढ़ा रहे हैं I बढ़ रहा है, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है ग्राफ। और एक टाइम ऐसा है कि V ज्यादा बढ़ा रहे हैं लेकिन I इतना नहीं बढ़ रहा है। तो इन ऐसे चीजों को कहते हैं नॉन ओमिक। तो मोर और लेस वोल्टेज की कल्पना आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे जोर लगाना पड़ता है तब आप किसी भार को ऊपर ले जा पाते हैं। तो जो फोर्स आप लगाते हैं मोर और लेस, जो वोल्ट्स है, पोटेंशियल, ये फोर्स ही है कि कितना फोर्स आप लगा रहे हैं। कोई बैटरी कितना फोर्स लगा रही है उतना ही करंट जाएगा सर्किट में। ठीक है, तो मोर और लेस इस तरीके से आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। वोल्टेज करंट ग्राफ में जो स्लोप है, ये स्लोप दिखाता है रेजिस्टेंस को। अब जैसे V और I ग्राफ, यहां पे R1, R2, R3 तीन स्लोप हैं। बताइए R1, R2, R3 में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? ऐसा सवाल हम वैसे कर चुके हैं चैप्टर पढ़ते टाइम। मान लेते हैं कि हम एक कांस्टेंट V देते हैं, एक कांस्टेंट V, तो ये जो है या एक इस कांस्टेंट V पे इससे I1 फ्लो कर रहा है, इतने ही V पे I2 फ्लो कर रहा है R2 से, और इतने ही पोटेंशियल पे I3 फ्लो कर रहा है R3 पे। अब क्योंकि I1 छोटा है, I2 बड़ा है, I3 और बड़ा है, और ये बात हम जानते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। यहां पे V कांस्टेंट है। अब बताइए, थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया, कैसे? उतने ही पोटेंशियल पे ज्यादा करंट दौड़ रहा है, तो यानी कि रेजिस्टेंस कम है। सिंपल सा लॉजिक। इसमें R1 सबसे ज्यादा है तभी इसमें करंट सबसे कम है। रेजिस्टेंस टू करंट ही तो है वो। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो जाहिर तो जो करंट फ्लो करेगा वो कम करेगा। रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है एक घर्षण या फिर एक अपोजिशन। ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम फ्लो करेगा। और इसको रटिएगा मत, कई बार V यहां पे दिया है, कई बार V इधर दे देगा और I यहां दे देगा। अब यहां पे आया कोई भी एक ऐसी वायर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो। ये जो चीज है इसको कहेंगे रेजिस्टिविटी। ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। इसके बाद L यानी कि कितनी लेंथ है। लेंथ ज्यादा होगी, जैसे ज्यादा लंबी सुरंग है और कई लोगों को जाना है तो ऑब्वियसली छोटी सुरंग और लंबी सुरंग, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बड़ी सुरंग का ज्यादा होगा। तो जैसे आप लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। वो सुरंग अभी जितने आसानी से आप लोग चले गए, वो सुरंग 2 गुना कर दी गई, तो अब आपको और दिक्कत होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। वो सुरंग एक पतली सुरंग है, एक चौड़ी सुरंग है, तो दोनों में निकलने में चौड़ी सुरंग से आप आराम से निकल जाएंगे। ये ज्यादा रेजिस्टेंस आपको ऑफर करेगी पतली सुरंग। ठीक है, तो रो इक्वल मतलब रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L अपॉन A। आपको फ्लो कराना है करंट, और फ्लो कराना है तो बस यही चीज की यही पैरामीटर्स हैं। अब जैसे यहीं से आप विजुअलाइज करिए, आपको इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराने हैं बहुत सारे,
पतली जगह से कराएंगे तो बहुत टकराएंगे एक दूसरे से और दिक्कत होगी थोड़ी ज्यादा। चौड़ी जगह से आप फ्लो कराएंगे, झट से निकल जाएंगे। तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? जो पतला है। और इसी तरीके से अगर सेम विड्थ अगर आप रख दे तो जो छोटा है इसमें तो फिर भी कंपैरेटिवली आराम से निकल जाएंगे, बस छोटा ही सकरा सा इलाका है। जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और इनफैक्ट अगर आप ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही है, तो इसी में आपको दिख रहा है एल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और इसमें सवाल कैसे आएंगे? बस ऐसे ही आएंगे कि दो तार है, एक तार L1 है, दूसरी तार इसकी 4 गुना लंबी है, तो रेजिस्टेंस में फर्क बताइए। तो आप इसको इस तरीके से करेंगे कि जैसे ये हमें पता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो हम कह सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L। ये चीज इक्वेशंस में बनती है ऐसे, R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। तो दो तारे होंगी, दो रेजिस्टेंस होंगे, तीन, इन चार चीजों में तीन आपको दिया रहेगा, एक पूछ लिया जाएगा। और ये जो चीज है R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, ये इस तरीके से कन्वर्ट होगा कि पहली तार और दूसरी तार का रेजिस्टेंस, और ये क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये हो जाएगा A2 अपॉन A1। कि एक तार थी जिसमें कुछ ऐसा एरिया था और दूसरी एक तार है जो कि इससे 2 गुना मोटी है, तो रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा? तो ये तार है, ये इससे 2 गुना मोटी है, तो R2 बस बचा बस। तो R1 बाय R2 का आपको रेशियो भी पता चल जाएगा। तो मोर और लेस इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चंस हम करने ही बस थोड़ा सा बस बचा थ्योरी। रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होता है, और प्रॉपर डेफिनेशन रेजिस्टिविटी की, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द, हाँ इसको इस तरीके से कहा गया है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ इट्स मटेरियल ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। कि मतलब आपने अगर एक यूनिट लेंथ L को 1 मान लिया, A को 1 मान लिया, तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। इस तरीके से रेजिस्टिविटी का आपको डेफिनेशन ये इस बुक में बताया गया है। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी का मतलब वही चीज कि कितना वो अपोज करता है करंट के फ्लो को। तो कोई एक मटेरियल है वो कम अपोज करेगा, एक दूसरा मटेरियल है वो ज्यादा अपोज करेगा। तो रेजिस्टिविटी बस यही चीज है। अब जैसे सिल्वर है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -8, और लकड़ी की रेजिस्टिविटी है 3 इंटू 10 टू द पावर 10। सिल्वर की है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -8, एंड वुड की कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर 10। सोचिए इतना फर्क है, ये कितना कम रेजिस्टेंस दे रहा है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कम करंट फ्लो कर पाएगा। इतनी कम वैल्यू दे रहा है सिल्वर, इसकी वैल्यू इतनी कम है कि L और A जितना भी बड़ा हो, लेंथ कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी लंबी तार हो, लेकिन ये वैल्यू इन इटसेल्फ इतनी कम है कि जब आप इनटू करेंगे तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। और ये वैल्यू इतनी ज्यादा है कि आप लकड़ी की छोटी सी भी तार लेंगे तब भी ये वैल्यू इतनी ज्यादा है कि करंट फ्लो करने में कितना रेजिस्टेंस वो क्रिएट करेगा। और जितना रेजिस्टेंस कोई चीज क्रिएट करेगा उतना ही गर्मी बनेगी उसमें। अब जैसे सिल्वर है, सिल्वर का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, तो इसमें गर्मी कितनी प्रोड्यूस होगी? H होता है I² RT। कितना करंट और कितना रेजिस्टेंस होगा इसमें? तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा सिल्वर के सेंस में, तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो हीट भी बहुत कम प्रोड्यूस होगा, तार जलेगा नहीं, ये आग पकड़ लेगा, इतना हीट इस पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का सेंस समझे आप, मटेरियल पे भी तो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस क्या, कितना रेजिस्टेंस होगा किसी चीज का। तो पहले तो इसी बात पे डिपेंड करेगा मटेरियल क्या है, लकड़ी है कि सीमेंट है कि लोहा है, क्या है।
और फिर इसके बाद डिपेंड करेगा कि कितना लंबा है या कितना चौड़ा है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी इसी वजह से इंडिपेंडेंट होती है ऑफ लेंथ एंड एरिया, क्योंकि लकड़ी तो लकड़ी है, उसका जो नेचर है वो एक कांस्टेंट है। तो यहां से हम सीरीज पैरेलल देखते हैं। ये फिगर जरूर याद रखिएगा। यहां पे हम बैटरी लगाई है, 2 बल्ब लगाए हैं, 3 बल्ब लगाए सीरीज में, तो करंट जा रहा है और थोड़ा सा करंट इसने खाया, जो बचा हुआ करंट था वो इस पे गया, थोड़ा इसने खाया, फिर बचा हुआ करंट इस पे गया, थोड़ा इसने खाया। इस तरीके से आप कुछ विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये तीनों के तीनों ये थोड़ा डिम है। यही बल्ब जब पैरेलल में लगा दिए गए तो तीनों के तीनों कहीं ज्यादा तेज चमक रहे हैं। और क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होता जा रहा है एक एक करके, यहां पे सेम पोटेंशियल मिल रहा है तीनों बल्ब को। अगेन यही चीज दूसरे फॉर्म में दिखाई गई है। सीरीज में है तीनों बल्ब, यहां पैरेलल में है तीनों बल्ब, और करंट देखिए जितना करंट जाएगा यहां से उतना ही करंट वापस लौटेगा, और बीच में जितना भी हीटिंग या लाइट इफेक्ट होता है, तो जितना करंट जाएगा उतना ही करंट वापस आएगा। अब बस ये सीरीज में आप लगा दे तो सेम करंट सब में जाएगा और पोटेंशियल सब जगह ड्रॉप होता जाएगा, और पैरेलल में लगा दे तो पोटेंशियल सबका सेम रहेगा और मतलब डिफरेंट डिफरेंट करंट जाएगा। तो इसके कुछ सवाल जैसे देखना शुरू करते हैं। तो 2 ओम और 1 ओम के रेजिस्टर को हम जोड़ते हैं 6 वोल्ट्स के बैटरी से, और कहा जाता है कि आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालिए और करंट निकालिए। तो पहले आप टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे 3 ओम, और सीरीज में ये अलजेब्रिक सम सीधा होता है, तो 3 ओम्स। तो करंट क्या हुआ? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो टोटल वोल्टेज 6, टोटल रेजिस्टेंस 3। तो ये तो सीरीज का हो गया। पैरेलल में यही चीज लगा दी जाए तो टोटल रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहां पे रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकला 2/3 ओम्स। देखिए कितना कम है। यहां पे यही दोनों को मिला के 3 बना था, यहां पे यही दोनों को मिला के 2/3 बनाया। तो पैरेलल में लगाने पे रेजिस्टेंस टोटल तौर पे बहुत कम हो जाता है, क्योंकि यहां पे करंट को लगातार मतलब एक इंपीडेंस मिल रहा है, एक रुकावट आ रही है। यहां पे करंट ब्रांच हो रहा है और उस हिसाब से रेजिस्टेंस कम है, और यही फिर टोटल रेजिस्टेंस आप लगाएंगे। तो कभी भी ये कैलकुलेट करें तो टोटल रेजिस्टेंस जो आप करेंगे वो टोटल सर्किट का होगा। ये है एनालॉजी ऑफ सर्किट्स, और यही एनालॉजी आप वो अभी लेंथ और एरिया के सेंस में भी जो हम बात कर रहे थे वहां पे भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि गाड़ियां आ रही हैं, यहां पे एक ही लेन है तो दिक्कत होगी, और यहां पे अगर 3 लेन से तो आराम से निकलेगा। तो यही विजुअलाइजेशन आप कर सकते हैं जो एरिया एंड लेंथ वाला एरिया था। यहां पे क्या है? सिंगल रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस के सेंस में ये है सिंगल रेजिस्टेंस है, तो करंट आ रहा है अचानक से, जैसे रेजिस्टेंस आया तो ये जैसे कि जगह रास्ता बहुत कम हो गया, तो कम फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। 3 रेजिस्टेंस लगा दिए सीरीज में, तो यानी कि ये सकरा रास्ता और लंबा हो गया, और आपने पैरेलल में लगा दिए 3, तो पैरेलल में जगह जैसे थोड़ी चौड़ी हो जाती है। इस तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हैं। ये जैसे अगर थोड़े बड़े सर्किट्स आ गए, तो बड़े सर्किट्स में आपको पहचानना पड़ेगा कि पहले सीरीज में कौन कौन से हैं। तो जैसे यहां पे, जैसे पहले यहां से करंट आया, तो यहां पे करंट जो गया, इसके बाद ये करंट 2 हिस्सों में टूटा है, लेकिन फिर भी हम यहां पे हिस्से का जो करंट आया वो तो सीधा का सीधा यहां पे आया, तो इन दोनों में सेम करंट आया। तो यानी कि ये दोनों तो पहली बात सीरीज में है, और सीरीज में तो आप इसको गायब कर सकते हैं और इसी को एडिशनली यहां जोड़ सकते हैं। तो ये 6 4 हो गया 10। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये एक लगा है जो कि 10 ओम्स का है, और अब क्योंकि अब ये दोनों पैरेलल में हैं, इधर से करंट आया और यहां 2 जगह टूट रहा है, तो ये दोनों पैरेलल में, इसे आप आर इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो ये 10 10 मिलके हो जाएगा 5, और अब ये दोनों सीरीज में है, तो 7 5 ये हो जाएगा टोटल 12, आर इक्विवेलेंट 12। ठीक है, तो हमने इन दोनों को सीरीज में लिया, ये कर दिया।
इसका आर इक्विवेलेंट, इसका आर इक्विवेलेंट, फिर इन दोनों को आर इक्विवेलेंट किया, एक बना दिया, और फिर ये दोनों सीरीज की, ये टोटल आर इक्विवेलेंट 12 ओम से 24 वोल्ट की बैटरी है, तो आप टोटल इसका निकाल सकते हैं। और एक बार टोटल करंट आ गया, फिर इंडिविजुअली फिर आप निकाल सकते हैं। 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब सीधा हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, अभी पहले इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं और फिर टफनेस आगे बढ़ाते जाएंगे। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि जिसको जब 220 वोल्ट से जोड़ा जाता है तो 3.4 एम्पियर्स का करंट इससे फ्लो होता है। आपको बताना है कि कितना करंट फ्लो होगा अगर इसको 110 वोल्ट से जोड़ दिया जाए। आप देखिए, अगर विजुअलाइज करने के सेंस में नहीं जैसे सवाल विजुअलाइज कर पा रहे हो तो ऐसे समझिए, एक भार था, एक वेट है, एक भार है जिस पे आप पहले 220 वोल्ट का धक्का लगा रहे थे तो कितनी ऊंचाई तक जा पा रहा था। अब उसी भार पे अब आप 110 वोल्ट का धक्का लगा रहे हैं तो कितनी ऊंचाई तक जा पाएगा। कुछ विजुअलाइजेशन हो रहा है? तो पहले तो आपको यही चीज निकालनी पड़ेगी, वो जो भार है वो कितना है, क्योंकि ये एक चीज कांस्टेंट है दोनों केसेस में। पहले तो रेजिस्टेंस ही निकालना पड़ेगा। और एक और चीज, रेजिस्टेंस तो दुनिया की हर चीज में है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तो आपको हर चीज का निकालना पड़ेगा जब भी कोई क्वेश्चन आएगा। अभी तक हो जाना चाहिए था। अच्छा देखिए, अब ये क्या क्या हमें पता है, V इक्वल टू आई आर होता है, ये हमें पता है, यही फॉर्मूला में पढ़ाया गया। तो जो भी सवाल होगा इसी पे आएगा, इससे दूर कहीं नहीं जाएगा। 10th के लेवल का आएगा, 12th के लेवल का सवाल नहीं आएगा, ठीक है। पहला केस देखिए, 220 वोल्ट का जब फोर्स मिलता है तो 3.4 एम्पियर्स करंट फ्लो होता है। तो 220 वोल्ट जब फ्लो होगा तो यहाँ पे 3.4 एम्पियर्स फ्लो कर रहा है। और कितना रेजिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक आयरन का, जितना भी होगा हम उसे आर मान सकते हैं, आर आई, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस अब लेके चलते हैं। 110 वोल्ट का जब फोर्स लगेगा तो यहां पे करंट ही हमसे पूछा गया है, आई और आर आई, ठीक है। तो अभी तक हमने कुछ अपना दिमाग लगाया ही नहीं है, फॉर्मूला हमें याद था और हमने दोनों केसेस रख दिए फॉर्मूला पे। और आपको पूछा गया है आई, ये आपको पूछा गया है। अगर आपको ये आर आई पता हो जाता तो आई झट से निकल आता, क्योंकि यहां पे दो चीजें नहीं पता हैं। एक भी चीज अगर पता चल जाए, आर आई पता चल गया तो आई निकल जाएगा। अच्छा, इस वाले इक्वेशन में ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सिर्फ यही एक चीज है जो नहीं पता है, तो ये जॉइनिंग बॉन्ड है। तो आर आई की वैल्यू पहले तो निकालनी पड़ेगी इधर से। तो आर आई क्या होगा, 220 अपॉन 3.4, और आप इसे करेंगे तो करीब करीब ही आएगा 64 पॉइंट समथिंग कुछ, ठीक है। तो बस आई यहां से आ जाएगा, आई की वैल्यू आएगी 110 अपॉन 64। और इसे सॉल्व कर देंगे तो फिर ये आगे 1.7 एम्पियर्स आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक कॉपर वायर है जिस कॉपर वायर का जो डायामीटर है
ये डायमीटर है 0.5 मिलीमीटर। इसके बाद इसकी रेजिस्टिविटी बताई गई है, यानी कि रो की वैल्यू बताई गई है। रो की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। और इसका क्या मतलब, इस जो भी चीज कॉपर का 1 मीटर तार अगर आप लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस इतना होगा। ठीक है, तो इस सेंस में ये बात है। इसके बाद अब आपसे कहा गया है पहला पार्ट, व्हाट लेंथ ऑफ वायर to make resistance of 10 ohms। कितना बड़ा तार लें कि उसका रेजिस्टेंस 10 ohms बन जाए। फॉर्मूला वही लगेगा। देखिए फॉर्मूला हमें पता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये फॉर्मूला हमें पता है, लगेगा एट द एंड यहीं पे जाके। तो हमें इस तार का रेजिस्टेंस बता दिया गया है 10 ओम होना चाहिए, 10 ओम होना चाहिए। अच्छा, रेजिस्टिविटी हमें बता दी गई है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। लेंथ हमसे पूछी गई है, और एरिया का अभी कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो एरिया यहां पे हमें, अच्छा इसमें रेडियस मैंने नहीं बताया क्या? अच्छा नहीं, डायमीटर है तो एरिया ये निकल जाएगा। तो डायमीटर है 0.5, तो डायमीटर से निकल जाएगा रेडियस, और रेडियस से निकल आएगा πr²। एरिया निकालना है ना। तो इसका डायमीटर है 0.50, और हम इसको निकालेंगे, क्योंकि ये किस चीज में निकालेंगे, सेंटीमीटर या मीटर? ठीक है, मीटर में, क्योंकि ये इधर मीटर है, रेजिस्टिविटी मीटर में है। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, और फिर डायमीटर को रेडियस कर दिया बाय 2, और इसको आप करेंगे तो ये आएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻3, और फिर आप πr² करेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, और फिर ये जो एरिया है बस एरिया को यहां पे रख देना है। ठीक है, तो एरिया जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, अभी पहला लेक्चर है तो अभी प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान देते थे, कैलकुलेशन पे कम। अब बाकी फिर जब आप करेंगे फिर तो पूरा आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया हम निकालेंगे, तो इसका एरिया आ जाएगा 0.19 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो बस आप एरिया इस पे रख देंगे, ये लेंथ आ जाएगी, और लेंथ आएगी 122.7 मीटर्स। ठीक है, तो पहला ये तो मैंने कैलकुलेशन आपका ओमिट कर दिया। अब दूसरा बताइए, दूसरा सवाल, दूसरा पार्ट इसका, और आपको वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ आपको ये बताना है कि रेजिस्टेंस पे फर्क क्या पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा। डायमीटर डबल कर दिया है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस हम जानते हैं एरिया क्या होता है, एरिया के सेंस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। इस चीज को हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करना चाहें, वही जो चीज मैं कह रहा था फॉर्मूला में कन्वर्ट कैसे करें जो इस टाइप का, तो ये देखिए, तो हम इस चीज को कह सकते हैं R1 बाय R2 इज इक्वल टू, हाँ R1 बाय R2 कर देंगे तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। आप इसे इस तरीके से अगर समझो, ये रेडियस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको ये R2 लिखना है, पहली बात तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आप ये जरूर देखिए, एक ऊपर रहेगा तो दूसरा वाला नीचे रहेगा। तो ये तो टेक्निकल वाला एक याद करने का तरीका हो गया। तो अगर यहाँ पे R1 है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो R1 जुड़ा है स्मॉल वाले R1 से, तो ये अगर ऊपर है तो ये नीचे रहेगा, और ये R2 अगर नीचे होता तो इसका वाला ये R2 ऊपर होता, तो R2 ऊपर है। पहली बात तो आप इस तरीके से याद रखिए। दूसरा, इस बात को समझिए भी, ये जो चीज है ऊपर R1 लिखें कि R2 लिखें, अगर हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो फिर हम ये लिख सकते हैं या तो फिर हम ये लिख सकते हैं, हमारे पास दो ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। अच्छा, पहले ऑप्शन को कंसिडर करिए। अगर इस सेंस में हम रेडियस बढ़ाएंगे तो R1 भी बढ़ेगा, ये वाला न्यूमरेटर, तो ये तो उल्टा हो गया, हमने तो ये कहा ही नहीं था। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। अब आपसे कहा गया इफ डायमीटर डबल कर दिया गया, तो पहला केस जो था वो तो ओरिजिनल वायर का था, डायमीटर डबल कर देना, यानी कि R2 है जो कि 2 वाला टर्म है जो आपको अब निकालना है R1 के मुकाबले। ठीक है, तो डायमीटर डबल का मतलब R जो था वो अब हो गया 2R, यानी कि, और R क्या था, R था R1, क्योंकि वो पहला केस था तो हमारे लिए R था। अब दूसरा केस आ गया, दूसरे के आते ही पहला हो जाएगा। ठीक है, आप अपने माँ बाप के बच्चे हो जब तक कि दूसरा नहीं होता है, दूसरा होते ही आप बच्चे हो, नो डाउट, लेकिन आप पहले बच्चे हो। तो पहला तभी बनेगा कोई जब दूसरा आएगा, वरना आप इकलौते हो, पहले बच्चे नहीं हो। समझे, वही वाला कंसेप्ट। R रेडियस से शुरू हुए थे, लेकिन जैसे ही दूसरा सवाल आया कि डायमीटर डबल कर दिया, एक दूसरी तार बन गई, तो दूसरी तार बनते ही वो R1 बना। तो R था R1, एंड ये जो 2R है, ये 2R क्या कहेंगे इसे, R2। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, ये हो जाएगा R2 जो है ये हो जाएगा 2R, और R1 क्या हो जाएगा, R, और इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। तो यानी कि इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 4R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर कट गया, तो यानी कि हमें यहां से ये क्लियर होता है कि R1 बाय R2 की वैल्यू है 4, यानी कि R2 कितना है, R2 को ऊपर ले जाइए, 4 को नीचे ले आइए, यानी कि R2 है R1 बाय 4। तो R2 ही आपको पता करना था, R1 क्या है वो आप पहले निकाल चुके हैं, पहला वाला केस। तो यानी कि रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा। खैर चलिए एंड ही करते हैं आज का।